सारी जो रियलिटी है वो रील में तब्दील होती जा रही है। बहुत कुछ छीन रहा है ये जो नया दौर है हमसे। हमें उन्हें बाद में याद नहीं करना पड़े कि कोई था जो पढ़ता था, कोई है जो पढ़ता है कि कदर आप करेंगे तो बहुत कुछ रहेगा, और वो है जो रहना चाहिए। और आपको पता है वो मंचों से होते होते अब तो किताबें पढ़ता नहीं कोई। हम एक संकल्प लेते हैं, ये आगे आने वाली जनरेशन है, इसके हिस्से की जो चीज़ हमने बनाई नहीं, हमें मिली है, वो उसको ऐसे का ऐसा सजो के देगा। हम सबसे पहले आने वाली जनरेशन जिसका हक छीनने का कोई भी अधिकार हमें नहीं है। उर्दू अदब के और अदब की शख्सियत के बीच आप हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में माननीय मंडलायुक्त महोदय आदरणीय आंजनेय कुमार सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके सारगर्भित संबोधन के लिए। उसके बाद नकवी जी साहब अमरोहा के बारे में बताएंगे, परंतु उससे पूर्व अर्जुन जी। जोरदार तालियां एक बार माननीय मंडलायुक्त महोदय। रानी अंबा देवी और जॉन एलिया की धरती पर आज उनकी संयोग से जॉन एलिया की आज जन्मतिथि भी है। उनके इस अवसर पर अमृत विचार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी हमारे सम्मानित जो शायर कवि जो आए हैं दूर से, हमारे यहाँ नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा, सभी सम्मानित अतिथिगण और सभी सुधीजन जो यहाँ पर सुनने आए हैं, अमृत विचार के डायरेक्टर साहब सहित उनकी पूरी टीम और अमरोहा के सभी निवासियों, मीडिया के सभी बंधु, सौभाग्य है मेरा कि मैं जॉन एलिया के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर आज मैं उनकी जन्मभूमि पर खड़ा हूँ। ये पूरा जो मुरादाबाद मंडल है वो जनरली जब मैंने इसकी स्टडी की तो ये हुनर की धरती है। हुनर हाथों से भी, हुनर जुबान से भी, हुनर दिमाग से भी, और उस हुनर को इकट्ठा करेंगे तो सारे मोती चुनते 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 माला बहुत बड़ी होती जाएगी। मैं अभी वो मोती चुन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी। इस कोशिश के दौरान बहुत सारी चीज़ें पता चली और उन सबको कोशिश हो रही है कि सजोया जाए। आसान काम नहीं है, फिर भी हमारी कोशिशें जारी है। आज जॉन एलिया के जन्मदिवस के अवसर पर जब यहाँ पर मुशायरा हो रहा है, मुझे लगता है कि वो उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी और ये हर साल होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया कुछ इंचों में सिमट के रह गई है और सारी जो रियलिटी है वो रील में तब्दील होती जा रही है, उन रीलों से निकलकर आज इस मंच पर पता नहीं कितने शायर होंगे जिनको आप रीलों पर देखते होंगे। उनमें से कुछ एक तो हैं अब मंचों पर नहीं आते, शायद उनकी अवस्था का असर होगा या फिर इस जो नई पौध है और नया निज़ाम है उससे अपने आप का सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे होंगे। मुझे खुशी है कि आज उस अदब के बहुत सारे बड़े लोग यहाँ पे आपके बीच उपस्थित हैं। मैंने वो दौर देखा है जब मुशायरे और कवि सम्मेलनों के नाम पर जगह नहीं बचती थी और वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ती थी कि व्यवस्था कायम की जाए। बहुत कुछ छीन रहा है ये जो नया दौर है हमसे, बहुत कुछ दे भी रहा है। हमें तो बैलेंस शीट अपनी बनानी है कि क्या हासिल हुआ और क्या जा रहा है, और जिसने अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाई उसके हिस्से में घाटा आना तय है। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाने चलता हूं तो मुझे घाटा ही घाटा नजर आता है,
इस दुनिया में अब हमारे पास सहूलियतें बहुत सारी हो गई हैं। वक्त ने, तकनीक ने, बदलते दौर ने, विकास ने बहुत कुछ हमारे हाथों में दिया है, लेकिन जो हमसे छीन के ले जा रहा है वो बहुत कुछ ऐसा है जो ये हमें कभी नहीं दे सकता। हम भारतीय संस्कृति में, और ख़ास तौर से मैं चूँकि जिस तहजीब से आता हूँ उसमें पहली पूजा होती है गणेश की, फिर पार्वती की, फिर शिव की, फिर किसी भी देवता की। और इसका मायने ये नहीं है कि हम एक देवता की ही पूजा कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले आने वाली जनरेशन जिसका हक छीनने का कोई भी अधिकार हमें नहीं है, हम एक संकल्प लेते हैं, ये आगे आने वाली जनरेशन है, इसके हिस्से की जो चीज़ हमने बनाई नहीं, हमें मिली है, वो उसको ऐसे का ऐसा सजो के देंगे। उसके बाद दूसरी पूजा हम उस माँ की करते हैं जो इस सृष्टि को, इस अगली जनरेशन को आगे बढ़ाने में वंश माँ चलाती है, इस बात का संकेत होता है। तो माँ की हम पूजा करते हैं कि वो नहीं होती तो ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद जिसको हम कहते हैं देवाधिदेव, जो ओम के अंदर है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी बारी उसके बाद आती है, और बाकी सबकी बारी उसके बाद आती है। मैं ये सिर्फ पूजा के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस थाती को सजोने के सेंस में कह रहा हूँ जो हमें जनरेशन से मिलती चली आई हैं, और हम एक एक हिस्सा खुरच के, नोच के फेंकते जा रहे हैं। अगली जनरेशन को हम उसका इतना सा हिस्सा दे रहे हैं। क्या अधिकार हमारे हाथ में था? वो खुरचन आज जो यहाँ पे मौजूदगी है उसमें साफ दिखती है। हमारी तहजीब थी। मैंने एक दिन अमीर मीनाई का शेर पढ़ा नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, मेरा वैसे मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा मुझे आता नहीं है, पर मैंने अमीर मीनाई का नाम लिया और कहा यूं ही कि, और बड़ी ये तकलीफ की बात है, मैंने कहा कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो कहा जगजीत सिंह का है। मैंने कहा जी नहीं, अमीर मीनाई का है। ये कौन साहब है? अमीर मीनाई, रामपुर में रहे, इतने सारी चीजें रची। और हमारे हिंदुस्तानी संस्कृत में रचना कहते हैं, लिखना नहीं, रचना। उन्होंने रची, और हम अमीर मीनाई हमें याद ही नहीं है। वो जॉन एलिया जो यहाँ से पाकिस्तान जाने के बाद भी उनकी रूह तड़पती रही हिंदुस्तान के लिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी शायर की तड़प इतनी ज़्यादा होगी उस बान के लिए जिसको हमने ख़त्म कर दिया। वो जब शेर पढ़ रहे थे, वो गज़लें लिख रहे थे, तो हमको लग रहा था कि माशूका के लिए लिख रहे हैं, और आखिर में जब वो कहते हैं बान तुम अब भी बह रही हो क्या, वो तड़प अगर आप महसूस कर सकें तो आपका भी ध्यान शायद उस तरफ जाए कि पता नहीं कितनी बान हमने ख़त्म कर दी। वो रीलों में नहीं मिलेगा, वो 4 लाइनें मिलेंगी, वो घुमाते जा रहे हैं, हम घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। सुबह की चहचहाट हमने सुनी ही नहीं, क्योंकि सुबह तो हमारी उठते ही फ़ोन से शुरू हो रही। हमारा बच्चा फ़ोन चलाना जल्दी जान जाता है, उसने सुबह का उगता सूरज नहीं देखा, वो कविता क्या रचेगा? जिसने इस कुदरत को चढ़ते और उतरते नहीं देखा, वो कविता रचेगा क्या? और सबसे बड़ी बात है, समझेगा क्या? और अमीर मीनाई का नाम कैसे पहचानेगा? ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो भी कहाँ पता है? मैं पूरब का हूँ, जहाँ पे स और श में अंतर कहते हैं, छोटा सा बड़ा सा। हम श नहीं कहते, हम स कहते हैं। छोटा स बड़ा स। हम काफी नहीं कहते, कॉफी नहीं, काफी। तो हम काफिया क्या लगाएंगे? यहां पर आपकी तहजीब ये थी कि बड़े से बड़ा शायर जब पढ़ने आता था तो हिल के पढ़ता था कि कहीं इंच नाप न दें कि शेर की
शेर मुकम्मल नहीं हुआ। वो अगर गलती से आपने कहा कि चंद अशआर, तो कहा साहब अशआर नहीं है ये, वो ये सुनने वाले थे, वो खत्म। अब हमें 4 शायर याद हैं। हम वसीम बरेलवी का शेर पढ़ के कहते हैं कि गालिब ने क्या कहा है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वसीम बरेलवी ने लिखा है। हमें न दाग मालूम है, न हमें फिराक मालूम है, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जान के करना क्या है। नाल देखी है, नाल कट जाती है, जिंदगी अलग हो जाती है। हमारी कल्चर हमारी नाल है, वो जो जिंदगी देती है। अगर कटते जाएंगे ऐसे ही नाल अलग अलग होते जाएंगे, तो अलग अलग खांचों में बैठते जाएंगे। अभी तो मैं थिरकवा साहब के लेके जूझ रहा हूं कि साहब तबला वादकों के माउंट एवरेस्ट थे थिरकवा। जब तक थिरकवा थे किसी को नॉलेज नहीं था। अच्छा ठीक है, थिरकवा साहब बहुत अच्छा है। पता चला अहमद जान थिरकवा हैं, तो ऑब्जेक्शन आ गया। न बनाने वालों को न लगाने वालों को पता कि कौन है। अरे जब हम वकारुल मुल्क के नाम पे गेट बना सकते हैं, जाके आप लोग हिस्ट्री पढ़ लीजिए वकारुल मुल्क क्या है, तो थिरकवा तो फिर भी बहुत बड़े हैं। और वो जरूरी क्यों है? हिंदुस्तान की कल्चर आपको उसको, हिंदुस्तान क्या है? बाहर वालों ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, हमने नहीं कहा। हिंदू कल्चर उसका हिंदुस्तान है, वो बाहर वालों ने कहा। हमने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हम तो इसी बिजनौर में पैदा हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की संतानें हैं, जिसके नाम पे भारतवर्ष था, हम भारतवर्ष कहते थे। हिंदुस्तान दूसरों ने कहा, और हिंदुस्तान की उस तहजीब को, उस कल्चर को कहा कि ये तहजीब है। और वो तहजीब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एक ही थी। और उसमें सभी तरीके के फूल थे, आज भी हैं। हुआ क्या? रंग रंग पे छांट दिए हमने, आज भी छांट रहे हैं। वो उनका है, ये इनका है। हिंदी कहां से आई? हिंदी जिसको कहते हैं कि साहब हिंदी हमारी है, उर्दू उनकी है। उनको पता ही नहीं कि हिंदी उर्दू एक ही है। कबीर ने जो बोला वो आके हिंदी बन गई। उसमें से एक धारा छांट के काफिया लगाने लगे तो उर्दू बन गई। एक लिखने का लहजा अलग हो गया, एक दूसरा लिखने का लहजा अलग हो गया। ये यहीं सी धरती से होगी, ये कहीं बाहर से नहीं आई है। दोनों ही यहीं पे पनपी है। जो कहता है हमारा है, वो कहता है तुम्हारा है, वो दोनों गलत है। जब तक हम इस कल्चर को जोड़ेंगे नहीं, जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान की एक सीमा के अंदर आप याद रखिए कि जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर को ढक के जाते हैं, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की अपनी एक कल्चर है। उस कल्चर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि जो इससे गुजरे हैं, अमीर खुसरो को कहाँ से बाहर कर देंगे, जो गंगा जो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, और कहाँ से रहीम को, जो गंगा को पढ़ के देख के वो श्लोक पढ़ देते हैं, रसखान को कहाँ से हम बाहर करेंगे? वो हमारा हिस्सा है। हाथ अलग दिखता है, हो सकता है दोनों हाथ अलग अलग हों, इनकी बनावट एक जैसी न हो, पर है एक ही शरीर का हिस्सा। इस हिस्से को बचाने के लिए जरूरी है कि उस कल्चर को नहीं तो डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि यही वो कल्चर है जो हमारे हुनरमंदों के जरिए बहुत सारी चीज़ों में झलकता है, जो आज भी हम देख रहे हैं। आप उनकी रंगों से पहचान रहे हैं। अगर हम वाकई उन हुनरमंदों पे देखते, या उनका लिहाज रखते, या उनके बारे में जानकारी रखते, बहुत कुछ था यहाँ पे जानने को, बहुत कुछ था देखने को, और बहुत कुछ था जोड़ने को। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मुशायरा, जो आज इस मंच पे जो शायर हैं, मुझे खुशी होगी कि वो रीलों में और फिर फोटो फ्रेम में दब के न रह जाएं। हमें उन्हें बाद में याद नहीं करना पड़े कि कोई था जो पढ़ता था, कोई है जो पढ़ता है की कदर आप करेंगे तो बहुत कुछ रहेगा, और वो है जो रहना चाहिए। और आपको पता है वो मंचों से होते होते अब तो किताबें पढ़ता नहीं कोई,
किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं, रील काफ़ी है, उसी में इतना टाइम चला जाता है कि कब 9 के 12 हो गए पता ही नहीं चलता। सवेरे का रूटीन ख़राब हो जाता है। लोग किताबें पढ़ के सोते थे, कहते थे नींद नहीं आती, किताबें पढ़ो नींद आ जाएगी। अभी लोग रीलें देखते हैं, या फिर बच्चे कहते हैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे? यूट्यूब से, फ़ोन से। पता नहीं कौन सी पढ़ाई होती है वो फ़ोन से, मुझे तो नहीं पता। हम तो किताबों के दौर के रहे हैं, किताबें ख़त्म हुई, अब तो यही जो बचा है बचा है। जितना ज़्यादा बचा लें अच्छा है, और इतना इनकरेज करें, इतना उनको उनकी जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अच्छे शायर हैं, यहाँ वाले नहीं, वहाँ वाले जो रीलों में आप देखते हैं, बहुत सारे गीत लिखे उन्होंने फिल्मों में। वो चलते चलते बच्चा सुन रहा था तो मेरे कान में पड़ गया। जनरली मैं वो गाने नहीं सुनता हूँ। कोई नया गाना था, उसमें कुछ लाइन ऐसी ही थी, इश्क भूल है बेफिजूल है। मैंने कहा ये बेफिजूल कहाँ से आया? हम गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, खूब जम के नाच रहे हैं। इश्क भूल है बेफिजूल है, चलते चला जा रहा है, तो हम सब कुछ खराब कर रहे हैं। अच्छा होगा जब हम सुनेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। कम से कम आप जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारा क्या है साहब, ये हंसाएंगे कि नहीं हंसाएंगे? इनके ना ये जो पढ़ते हैं, या फिर कोई एक चीज़ उसने अच्छी पढ़ी, आपको अपने पे सूटेबल लगी, वही पढ़ो, वही पढ़ो। वो बेचारा आगे बढ़ता ही नहीं, बढ़ने ही नहीं देते, जबकि वो सीरियस बहुत कुछ लिखता है। वो जो अभी मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगा। मैं 2-4 दिन पहले संजोग से ऐसे ही टीवी पे चीज़ें चल रही थी, एक चैनल पे। मैं टीवी भी नहीं देख पाता, जनरली जब ऑफिस में होते हैं तो अगर गैप मिल गया तो उसमें मैंने देखा एक इंटरव्यू चल रहा था। एक साहब का था जो थोड़े मशहूर भी हैं, मुझे बाद में पता चला, इतना देखता नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब जब गाली देते हैं, दे के जो सुकून मिलता है ना, उसी को हम अपने कॉमेडी में रखते हैं। कुछ कॉमेडियन थे, शायद स्टैंड अप कॉमेडियन थे। क्या ही दौर आ गया, हम जब किसी को गाली से बात करेंगे तो उसको पता चलेगा। पहले तो कहते थे कि व्यंग कर रहा है, तो कह के निकल गया, थोड़ी देर बाद पता चलता था टीस बहुत ज़बरदस्त होती थी तब। अब पता नहीं वो दौर कहाँ गया कि गाली बिना किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके दिमाग में, उसके मन में मेरे लिए क्या है। क्या यही वो तहजीब है जिसमें हम गालियाँ लेके आ रहे हैं? जो नई जनरेशन है वो गालियाँ सीख रही है, और कौन से खराब गाली, कौन से इशारे में गाली कह जाए। जैसे वो कह रहे थे कि मैं कहता हूँ कि मम्मी कैसी है, इससे पता चल जाता है कि मैं उसको माँ की गाली दे रहा हूँ। हम क्या टीवी से सीख रहे हैं, क्या स्क्रीन से सीख रहे हैं। एक शायर कहता है कि सुबह का उजाला कैसे, मतलब जब वो जैसे भी वो अपने तरीक़े हों, कि सुबह का उजाला कैसे रात के स्याही में बदला, तो हम उसको इमेजिन करते हैं कि सुबह कैसी होगी। अब जब सुबह देखते ही नहीं तो हम कैसे इमेजिन करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आज जो यहाँ जुटे लोग हैं वो इन शायरों को उसी तबीयत से सुनेंगे कि उनको और सुनाने के लिए, और लिखने के लिए, और रचने के लिए एक और ज़्यादा मजबूती मिले। उनको इतना हम अप्रिशिएट करें कि वो आगे और मजबूत लिखें कि ये गालियाँ धीरे धीरे हमारी इस कल्चर से बाहर हो, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये बाहर हों। ये जो जहालत की जो दुनिया है, जो लफ्ज़ हैं इसके, वो हमारी ज़िंदगी से बाहर हों, और वो सारी चीज़ें हमें कहने सुनने को कहते सुनते रहिए एक अदब के साथ। और वो सारा अदब इन लोगों की ज़ुबान में होता है। हम जब सुनते हैं उनके चीज़ों को तो कहने का तरीका आता है। मैं जितने लोग अपने समय में से समय निकाल के, चाहे जिस भी लिहाज से यहाँ आए हैं, इन सारे लोगों को सुनने और उनको अप्रिशिएट करने, मैं उनको ख़ास तौर पे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने समय निकाला, और इनको भी कि आज ये रीलों की दुनिया से रियल में आके बैठे हैं। बहुत कुछ है, हमें समय नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत जितना मिलता है इतना सा हिस्सा है, थैंक यू बोल के बटोर लेता हूँ, और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये भी मेरी हिस्से का आ गया। आपके हिस्से में तो बहुत कुछ है,
उम्मीद करूँगा और अपने सभी जो यहाँ पे शायर हैं उनका ख़ास तौर से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहूँगा इस बात के लिए कि ठीक है, हो सकता है ये आपका प्रोफेशन हो, पर जब आप रीलों से निकल के रियलिटी में आते हैं और जितना आते रहें। किसी ने एक शायर के बारे में मुरादाबाद में बताया कि इसी चौराहे पे रहते थे, कोई आता था कि 2 लाइन लिख के जनाब दे दीजिए, तो वो 2 लाइनें लिख देते थे, उसमें से कुछ मेरे हाथ लगी, उतनी क्या उम्दा है, पर उसका नाम नहीं होने पाया। पर वो तबीयत थी, वो आदमी का मिजाज था, वो लिखता रहता था। मुझे उम्मीद है कि उसी उसको मलंग वाली तबीयत से आप भी लिखते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू, और ख़ास तौर से अमृत विचार को जिन्होंने आज ये आयोजन किया, थैंक यू सो मच। और माधव जी को खास तौर पे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं।